दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कॉमर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं। दोस्तों इस श्रृंखला के अंतर्गत 2000 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम पूरा कराएंगे और प्रश्नों के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु उस टॉपिक से संबंधित हैं आपको प्रदान करेंगे, सारे देंगे। अगर उस प्रश्न को एक बार आप कर लेते हैं तो उससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे वो सारे करने में आप सक्षम हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न होंगे उस टॉपिक से संबंधित, यानी उस प्रश्न को भी करेंगे, उससे संबंधित टॉपिक को भी वहीं कंप्लीट करेंगे। प्रश्न को हल करने का व्यावहारिक तरीका अपनाया जाएगा जो आप पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। यानी आप लोग जब 12th में पढ़े होंगे या आप इंटर लेवल पर बच्चों को पढ़ाते भी होंगे तो जो हम लोग व्यावहारिक तरीका वहां पर यूज कर रहे हैं सिंपल उसी को यूज करेंगे। कोई नया मेथड, कोई नया तरीका हम नहीं अपनाएंगे, कोई नया फार्मूला हम नहीं देंगे। जो आपके व्यवहार में है उसी को हम सिखाएंगे, उसी से हम सारे प्रश्नों को करेंगे। चलिए दोस्तों देर न करते हुए को हल करना शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है लूकस पैसियोली। अब लूकस पैसियोली से संबंधित कुछ बिंदु हमको नोट करा रहे हैं और उनको आप ध्यान से देखिए। पहला कि लूकस पैसियोली कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस शहर के, इटली के वेनिस शहर के। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी, कौन सी? 1494 में, 1494 में एक पुस्तक प्रकाशित कराई थी जिसका नाम था सोम्मा डी अर्थमेटिका। अर्थमेटिका इस पुस्तक में एक लेख छपा था डुअल एंट्री सिस्टम, एंट्री सिस्टम। दोस्तों इसे हिंदी में दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। प्रणाली, बस तभी से दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ और आधुनिक लेखांकन का जनक भी इन्हीं को ही मानते हैं। दोस्तों एक इसमें नाम है J.R. बाटली बाय का, यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जब हमने कॉमर्स ली थी तो सबसे पहले डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पुस्तक पालन क्या है, यानी इंग्लिश में बोले तो बुक कीपिंग क्या है। ये बुक कीपिंग की जो डिफिनेशन है वो J.R. बाटली बाय ने दी थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी बुक कीपिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है कि ये डिफिनेशन किसकी दी हुई है तो आपको J.R. बाटली बाय की डिफिनेशन, J.R. बाटली बाय की परिभाषा आपको जरूर याद करनी है और हम आपको बताते हैं कौन सी है। तो पुस्तक पालन हिंदी में बोलेंगे, इसी को इंग्लिश में बुक कीपिंग कहते हैं। इन्होंने जो परिभाषा दी वह थी पुस्तक पालन व्यावसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला है। दोस्तों यह जो परिभाषा है आपको याद रखनी है और J.R. बाटली बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। दोस्तों आशा है इस प्रश्न को आप सीख गए होंगे। चलिए अब अगली प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक व्यापार में 1 जनवरी की शुद्ध संपत्तियां 6000 है और 31 जनवरी को 7500 है। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण किया गया है, यानी ड्राइंग है 1000 का, तो जनवरी माह की शुद्ध आय बताइए। दोस्तों जनवरी की शुरुआत में यानी जनवरी का ओपनिंग बैलेंस काहे का? असेट्स का, यानी टोटल असेट्स का कितना दिया है इन्होंने? 6000। और लास्ट बैलेंस कितना दिया है? क्लोजिंग, ये दिया है 7500।
दोस्तों साथ ही इन्होंने ये बताया है यदि जनवरी में मालिक द्वारा 1000 रुपए का आहरण किया गया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा माइनस ड्राइंग, यानी जनवरी के दौरान यानी स्टार्टिंग में दिया हुआ है और लास्ट बैलेंस दिया हुआ है, और जनवरी के दौरान हमने 1000 रुपए का जो आहरण किया है तो हमारा अब रह गया है 5000। इसके बावजूद भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों 7500 है। तो जो डिफरेंस है बीच का, ये 5000 से 7500 कैसे हुआ? ये हुआ है हमारी यहां पर आय इसमें जुड़ी है। क्या जुड़ी है? आय, इनकम। इनकम इसमें ऐड हुई होगी। कैसे निकाला? हम 7500 से 5000 माइनस करेंगे तो 2500 हमारा क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। ये तो ये जो बैलेंस आया है 2500, यही हमारी आय है। इन्होंने पूछा जनवरी माह की आय कितनी है, तो जनवरी माह की आय है दोस्तों 2500 रुपए। भारत में लेखांकन मानदंडों का प्रतिपादन कौन करता है? यानी भारत में लेखांकन मानदंड कौन तैयार करता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, यह है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं वो हम अगली स्लाइड में आपको बता रहे हैं। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इस बोर्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों अभी हमने आपको बताया था ICAI के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। इसी की एक अकाउंटिंग बॉडी है जिसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 21 अप्रैल 1977 में। इसको IAS भी बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। दोस्तों ये जो बॉडी है, ये हमारी जो है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाता है और उनकी निगरानी करता है। दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC की स्थापना जून 1973 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये लंदन में, इंग्लैंड में। ये लंदन में, इंग्लैंड में हुई थी। दोस्तों इसका नाम बदला गया, इसका नाम बदल के क्या हुआ? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। 1 अप्रैल 2001 में इसका नाम चेंज हुआ, और इसका नाम चेंज क्या हुआ? बदल के क्या हुआ? पहले था IASC, अब नाम हो गया IASB। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, वो जो प्रश्न है, इससे पहले वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, इसमें लिखा अकाउंटिंग मानदंडों का प्रतिपादन कौन करता है? तो हमने आंसर दिया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर यहां पर हमारा जो आंसर ऑप्शन में ये वाला होता तो ये वाला ज्यादा सही होता। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये ICAI की ही बॉडी है। यहां पर उस प्रश्न में ये ना दे करके ICAI दिया हुआ है, तो हम लोग आंसर को टिक करेंगे ICAI। ठीक है दोस्तों, आशा है ये क्वेश्चन हमारा हो गया होगा, और संबंधित जो भी पॉइंट हैं ये हमने इसके सीखे। अब दोस्तों देखिए, लिखा है लेखांकन मानक 8 किससे संबंधित है? लेखांकन मानक 8 किससे संबंधित है? दोस्तों जो ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये है रहतिये का मूल्यांकन, ये हमारा AS2 है। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारा AS10 है। इसके बाद अगर हम डी वाला देखेंगे, ये हमारा AS6 है, AS6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये है हमारा AS8। क्या है ये? AS8। अब दोस्तों आपको कुछ और हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रहे हैं, उनको याद कर लीजिए, उतना ही याद करना है, उसके अलावा में आपको याद नहीं करना है। दोस्तों ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? अगर आप इनमें भी कम कराना चाहते हैं कि सर हम इतने नहीं याद कर पाएंगे, तो कौन से आपको याद रखने हैं? सारे याद करने से अच्छा है इतने याद कर लो, आपको एक भी प्रश्न इनसे बाहर से नहीं आएगा। पहला जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन नीतियों का प्रकटन। इंग्लिश में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए ये देखिए, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये रोकड़ प्रवाह विवरण है, रोकड़ प्रवाह
विवरण से संबंधित है। ये डेप्रिसिएशन ह्रास ह्रास का है, ठीक है। और हमारा S10 जो है फिक्स एसेट्स है, यानी अचल संपत्तियों का मूल्यांकन है, ठीक है। और हमारा S12 जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी सरकारी जो ग्रांट्स जो मिलती हैं ये उनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारे विनियोग है, ठीक है, विनियोगों से संबंधित जो अकाउंटिंग है वो AS13 है। दोस्तों AS14 हमारा है एमलगामेशन। AS14 क्या है? ये है एमलगामेशन, यानी जब समामेलन होता है कंपनियों का तो उससे संबंधित है। और AS20 जो है हमारा ये EPS है, अर्निंग पर शेयर। दोस्तों अब आपको आप कहेंगे कि सर हमें थोड़ा सा और कम कर दीजिए, तो कम कर देंगे। तो आप कौन कौन सी याद रखना है? ये वाला आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री नहीं भूलना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है, और फिक्स एसेट्स नहीं भूलना है, और आपको एमलगामेशन ये नहीं भूलना है। ये तो भूलना ही नहीं है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ना चाहते हो तब दोस्तों इससे ज्यादा कम नहीं हो सकते, क्योंकि सारे प्रश्न यहां से बन जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से कीजिए। अब लिस्ट ए, ये लिस्ट ए है, ये लिस्ट बी है, लिस्ट बी है, यानी लिस्ट 1 का मिलान लिस्ट 2 से कीजिए, ए का बी से कीजिए। अब दोस्तों यहां देखिए आप क्या है, इसमें दिए हुए हैं AS और यहां पर दिए हुए हैं किससे संबंधित है। AS का नाम हम आपको बताते हैं, हालांकि यहां पर भी नंबरिंग होनी चाहिए थी, ये नहीं है, मैं कर दे रहा हूं पहले नंबरिंग। ये 1 2 3 और ये 4। तो हमें ये देखना है, अभी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सा। आप देखिए AS रहतिये का मूल्यांकन जो है AS2 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पहले वाले का संबंध हमारा चौथे वाले से है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अभी हमने आपसे कहा था कि आपको वही याद रखने हैं, तो आप इसमें नोट करेंगे कि AS4 हमने वहां पर आपको नहीं लिखाया है, लेकिन अब जब 3 हमें मिल गए हैं तो चौथा वाला हमारा स्वतः मैच कर जाएगा। AS4 कौन सा है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अब आप उनको पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न, अगर मान लीजिए कोई ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है जो आपने नहीं पढ़ा है, तो इस तरह से हमारा हो जाया करेगा प्रश्न। दोस्तों अब देखिए कौन सा सही है। पहले वाले का चौथा, पहले वाले का चौथा, दूसरे वाले का यानी बी वाले का पहला, बी वाले का पहला, सी वाले का यानी सी वाले का दूसरा, सी वाले का दूसरा, और ये चौथे वाले का तीसरा, यानी हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा लेखांकन समीकरण है? दोस्तों हम लोगों ने अकाउंटिंग समीकरण कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इन्होंने पहले वाला जो है इसमें देखो असेट्स के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमें असेट्स के रेस्पेक्ट में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल करना है। इन्होंने क्या किया? असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट ये क्या है? इन्होंने पूंजी के रेस्पेक्ट में लिखा है, यानी कैपिटल के रेस्पेक्ट में लिखा है। कैपिटल के रेस्पेक्ट में कैपिटल को इक्वल्स टू में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कैपिटल को रोकेंगे तो असेट्स से हम लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है? कैपिटल आता है। यहां पर कौन सा सही है? कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये वाला सही है। ठीक है, तो अब ये वाले आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर हम असेट्स के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये तो गलत है। दायित्व के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो लायबिलिटीज क्या होगा हमारा? असेट्स माइनस कैपिटल होना चाहिए। दायित्व क्या होगा? असेट्स माइनस कैपिटल। इन्हें इसको जोड़ दिया, ये गलत हो गया। इसको देखेंगे पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व, यानी क्या है? कैपिटल बराबर क्या होता है? ये बस तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो माइनस होगा। असेट्स में से जब हम लायबिलिटी को माइनस करते हैं तब दोस्तों हमारा आता है कैपिटल। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा था? ये बी वाला आंसर हमारा सही है। दोस्तों रूढ़िवादिता परंपरा का प्रभाव होगा। रूढ़िवादिता यानी कंजर्वेटिज्म। दोस्तों भविष्य में जितने भी हमारे लॉसेस होने वाले हैं या जो हमें उम्मीद है कि वहां पर हमें लॉस हो जाएगा, तो उसको पहले से आप उसकी तैयारी कर लीजिए। अगर कोई प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक हो ना जाए तब तक उसको आपको पुस्तकों में
बुक नहीं करना है। तो ये क्या है, ये हमारा कंजर्वेटिव एजम्पशन है, यानी रूढ़िवादिता का परंपरा है। तो दोस्तों इसमें अगर देखेंगे तो संपत्तियों का अवमूल्यन, संपत्तियों का अंडर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, ये वाला हमारा इसका आंसर रहने वाला है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम आपको और नोट कराते हैं। पहला तो पॉइंट हो गया हमारा संपत्तियों का अवमूल्यन, और दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा दायित्वों का अधिमूल्यन। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा ह्रास की व्यवस्था, संपत्तियों पर जो ह्रास लगाते हैं हम लोग, ठीक है, जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं उन पर ह्रास लगाते हैं, तो उसके पीछे जो होता है वो यही वाला एजम्पशन काम करती है। अब दोस्तों देखते हैं एक और है पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाना, यानी जो पॉलिसी है, जो हमने बीमा पॉलिसी ले रखी है, उसको हम क्या करेंगे, समर्पण मूल्य पर दिखाएंगे, ना कि हम परिपक्वता वैल्यू पर यानी मैच्योरिटी वैल्यू पर ना दिखा करके उसको हम समर्पण मूल्य पर दिखाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना, यानी रहतिये को, यानी स्टॉक को बाजार मूल्य और पुस्तकीय मूल्य, जो भी कम हो पर दिखाना। दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये वाला पॉइंट हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखना है। तो इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं वो यहां से सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा, दोस्तों व्यापार के लिए फर्नीचर खरीदा तो व्यापारिक सौदा है। कर्मचारियों का हमने वेतन दिया तो ये सौदा हमारे लाभ हानि को इफेक्ट डालता है, ये भी है। फिर यह है लड़के की फीस हमने 2000 रुपए व्यापार से भुगतान किए, ठीक है, हालांकि ये ड्राइंग है लेकिन 2000 रुपए निकलने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये सी वाला पॉइंट जो है, यानी हमने अपने निजी बैंक खाते से अपने बच्चे की फीस जमा कर दी, इसका संबंध व्यापार से नहीं है, ठीक है। अगर हमने व्यापार से निकाल के पैसा दिया, ड्राइंग किया, तो ये तो व्यापारिक सौदा है, ये भी व्यापारिक सौदा, ये भी व्यापारिक सौदा, लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान किया है, बिजनेस से कोई लेना ही देना नहीं है इस ट्रांजेक्शन का, तो यही वाला हमारा व्यापारिक सौदा नहीं है। यानी वो सारे व्यापारिक सौदे होते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसके लिए आप कुछ इक्वेशन जैसी बनी हुई है, आप या तो इसको याद कर लें, वरना हमने कहा था ना कि आपको एक व्यावहारिक तरीका बताएंगे जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। अब उस तरीके को जरा समझते हैं। दोस्तों हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जानते हैं यहां पर ओपनिंग स्टॉक होता है, यहां पर परचेज होता है, ये यहां पर सेल होता है, लेकिन सेल ना लिख करके अगर सेल हम लिखेंगे तो उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, तो हमें यहां पर क्या लिखना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट लिखना होगा। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट हम लिखना नहीं चाहते तो हम यहां पर लिखेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी जो हमने माल बेचा उसकी लागत क्या है, इसको COGS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, ये आ जाएगा। दोस्तों अब यहां पर आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, अब देखते हैं
ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। अगर हम प्रारंभिक रहतिया को बराबर में लेते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक को बराबर में लेते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़कर इसको घटाना होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। क्या इसमें इन्होंने बिके माल की लागत और अंतिम रहतिया यानी इनको जोड़ना था तो इसको घटा दिया, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंतिम रहतिया बराबर क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या होना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और ये वाला घटाएंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। देखिए ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक, ये देखिए परचेज प्लस प्रारंभिक रहतिया माइनस सीओजीएस, ये वाला सही है क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ये घटाएंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए सी वाला भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, बिके माल की लागत, अगर हम सीओजीएस निकालते हैं, सीओजीएस निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये घटाएंगे। देखिए प्रारंभिक रहतिया और क्रय, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये हम घटाते हैं, यानी ये वाला भी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं डी वाला, क्या करते हैं, प्रारंभिक रहतिया जब हम निकालेंगे तो सीओजीएस और बिके माल की लागत, सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों को जोड़ेंगे, परचेज घटाएंगे, यानी ये वाला भी सही है। क्वेश्चन में पॉइंट था कौन सा सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाने वाला है क्योंकि ये सही नहीं है। ये तीनों हमारे सही हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आपको अगर पढ़ाएं और इस तरह से इक्वेशन दे दें तो आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी, ये हम पहले कर चुके हैं। कैसे, ओपनिंग स्टॉक निकालना है तो इनको जोड़ना है, ये घटा देना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये जोड़ना है, ये घटा देना है, सीओजीएस घटा देना है, सीओजीएस निकालना है तो हम ओपनिंग स्टॉक परचेज को जोड़ेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, परचेज निकालना है तो सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट से प्रदर्शित नहीं होती है, तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो हमारी रहेगी सैद्धांतिक त्रुटि। सैद्धांतिक त्रुटि को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन का इंस्टॉलेशन कराया, उसकी जो स्थापना व्यय है, उसको जो लगाने में जो खर्चा आया है, जो मजदूरी खर्च हुई है, वो हम लोग पढ़ चुके थे कि जब तक मशीन चालू हालत में ना आए तब तक क्या करेंगे, उसके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो मशीन को लगाया, मशीन को लगाने के बाद जो बेजेस है वो हमने क्या किया, उसको कैपिटलाइज यानी मशीन के साथ न जोड़कर, मशीन के कॉस्ट में न जोड़कर अगर हमने उसको रेवेन्यू चार्ज कर दिया यानी P&L में लेके गए, तब दोस्तों हमारा क्या है, वो सैद्धांतिक त्रुटि है। यानी हमने मशीन में जोड़ना था, मशीन की कॉस्ट बढ़ानी थी, हमने उसको रेवेन्यू चार्ज कर दिया, यानी हम P&L में लेके गए हैं। तो ये इससे क्या होगा, इससे हमने केवल एक सिद्धांत था कि हमें कैपिटलाइज करना है और हमने उसको रेवेन्यू में चार्ज किया है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हमारे ट्रायल बैलेंस के बोथ साइड का टोटल, यानी कौन कौन सा, हमारा डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बराबर आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिद्धांतिक अशुद्धि है, इससे हमारा तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये लिखा लिपकीय अशुद्धि, यानी लिखना है 105 लिख गया है 110, एक जगह पर 105 लिखा या एक जगह पर 1500 लिखा, कभी कभी क्या होता है गड़बड़ हो जाता है, यानी 1500 लिखना है तो कहीं पर 150 लिख गया है। तो इस तरह की जो अशुद्धियां हैं ये लिपकीय अशुद्धि होती है। शेष निकालने में अशुद्धि, शेष निकालने में यानी बैलेंसिंग कर रहे थे तो किसी एक अकाउंट का बैलेंस आगे पीछे हो गया है, कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो जितना हमारा गलती हुई है, जो भी हमारी गलती हुई है, तो हमारा तलपट ये बता देगा कहां पर गलती है। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक करेंगे और उस गलती को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक त्रुटि जो है वो हमारा तलपट नहीं बता पाता है। प्रश्न है दोस्तों, वर्ष के आरंभ में एक फर्म का पूंजी खाते का शेष 1 लाख था, वर्ष के अंत में फर्म की कुल संपत्ति कितनी है, 1,50,000 है तथा कुल दायित्व 70,000 के थे। यदि उस अवधि की आहरण कितना है, 30,000 है, तो वर्ष का शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। दोस्तों अब हम इसको करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये दिया है हमारा कैपिटल, ये कैपिटल दिया हुआ है, ये हमारा है टोटल असेट्स, ये है हमारा लायबिलिटीज और ये हमारा है ड्राइंग। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। दोस्तों हम यहां पर बनाएंगे बैलेंस शीट। हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। आपको पता है
फर्म के आरंभ में पूंजी खाते का शेष। स्टार्टिंग में हमारा कैपिटल कितना था, हम ये बाहर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। फिर क्या लिखा है, वर्ष के अंत में हमारा टोटल असेट्स कितना है। दोस्तों हम जानते हैं टोटल असेट्स इक्वल्स टू इधर टोटल लायबिलिटीज, यानी ये लायबिलिटी साइड होती है, ये असेट साइड होती है। तो हम इसको 1.5 लाख रुपए यहां पर लिख लेते हैं। टोटल असेट्स ये असेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है, ये असेट साइड है, असेट साइड संपत्ति साइड, और ये लायबिलिटी साइड है। ठीक है दोस्तों, कुल दायित्व कितना है, 70,000 के थे, यानी लायबिलिटीज। ठीक, ये कितना है, ये 70,000 है, ये 70,000। फिर क्या लिखा है, उस अवधि के आहरण कितना है, 30,000। हमने कैपिटल से हमें ड्राइंग हम माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 70,000। अब इसका बैलेंस कितना आएगा, यानी 1 लाख से 30,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 70,000 आ जाएगा। अब दोस्तों ये पूछा है इन्होंने पूछा है तो इस वर्ष का शुद्ध लाभ या हानि क्या था। दोस्तों यहां पर देखिए, जब हमारा असेट्स 1.5 लाख है तो हमारा लायबिलिटी साइड भी इक्वल ही हो गया, यानी 1.5 लाख हमारा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये लायबिलिटी होना चाहिए इस साइड का। अब दोस्तों यहां पर देखिए डिफरेंस है, ये 70,000 ये 70,000 ये 140, लेकिन 10,000 जो कम है वो कौन सा होगा, इट मीन्स इस वर्ष प्रॉफिट हुआ होगा, कहां पर, यहां पर ये प्रॉफिट हुआ होगा, ये प्रॉफिट हुआ होगा 10,000 का, ये 10,000 का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी ये क्या होगा, ये हमारा टोटल बैलेंस आएगा बराबर। ठीक है, तो 10,000 का प्रॉफिट है, ये हमने क्या किया है, टोटल असेट्स में से हमने टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न है, एक व्यापारी पुस्तकों के संपूर्ण सेट नहीं रखता, निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करता है। उसने 10,000 रुपए 1 जून 2004 को व्यापार प्रारंभ किया, यानी बिजनेस जब स्टार्ट किया तो उसने 10,000 रुपए लगाए थे। उस महीने उसने 6 महीने के दौरान 500 रुपए प्रति माह की दर से आहरण किया, यानी उसने क्या किया है, ड्राइंग कितना है, स्टार्टिंग। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग यहां भी बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा लायबिलिटी साइड है, ये हमारा असेट साइड है। चलिए दोस्तों क्या किया, जब हमने 10,000 रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया, यानी हमारी कैपिटल कितनी थी, 10,000 रुपए। कैपिटल कितनी थी, 10,000 रुपए। दोस्तों 6 महीने के दौरान क्या किया, इसने आहरण किया। 6 महीने में 500 रुपए प्रति माह है, 3,000 रुपए निकाल दिया होगा। ठीक है, 500 इंटू 6, ये 3,000 रुपए इसका निकल गया होगा। ये कितना हो गया, 7,000। अब यही लिखेंगे, देखते हैं, ये 7,000। उसने वर्ष के दौरान 2,000 रुपए की पूंजी और लगाई, यहां पर कैपिटल और उसने ऐड की है, कितना, 2,000 रुपए। एडिशनल कैपिटल कितना है, 2,000। अब कितना हो गया दोस्तों, ये 9,000। नेक्स्ट क्या है, 31 दिसंबर 2004 को उसकी कुल परिसंपत्तियां यानी टोटल असेट्स, फिर देखो यहां भी टोटल असेट्स इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये कितना है, ये 23,700। 23,700 ये टोटल असेट्स है। फिर लिखा है उसके लेनदार उसी तिथि को 3,000 रुपए के थे। ये क्रेडिटर्स कितने थे, ये 3,000 रुपए क्रेडिटर्स हम यहां पर लिखेंगे यहां पे। फिर क्या लिखा है, आदित्य व्यय 500 रुपए के थे। ये 500 रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे, ये 500 रुपए के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उस वर्ष का शुद्ध लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा असेट साइड है 23,700, हमारा असेट साइड है 23,700। हमारा लायबिलिटी साइड हम जोड़ेंगे 9,000 को, अगर हम यहां पर बाहर कर दें तो 9,000 और 3,000, 9 3 12,500, तो 12,500 इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, जो बैलेंस आएगा वो हमारा आएगा प्रॉफिट। जो बैलेंस आएगा वो दोस्तों हमारा प्रॉफिट आएगा। कितना आने वाला है, 0,0,2,1,1, यानी 11,200 रुपए क्या है,
ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट। ठीक है, अब आंसर कौन सा है, ये 11,200 रुपये। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको करना सीख जाएंगे तब ये बहुत आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये बैलेंस शीट को ही बनाएं, आप बिना लाइनें खींचे आप केवल अमाउंट डालेंगे और उसको बैलेंस निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाने वाला है। एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है, यानी बैंक खाते का क्रेडिट शेष है तो वो क्या है, एक दायित्व है, एक संपत्ति है, ये पूंजी है, क्या है, यानी कैपिटल है, लायबिलिटीज है, ये असेट्स है। दोस्तों हम आपको बताएं, हमने जितने भी बैलेंस शीट में आपको पता होगा इस साइड में असेट साइड ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड लायबिलिटीज। आपको पता होगा कि हम लिखते थे कैश एट बैंक। जब यहां पर बैलेंस है, इस साइड में बैलेंस है, एसेट साइड में बैलेंस है, तो इट मीन्स डेबिट बैलेंस। और ये कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है, बैंक का कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी यहां बैलेंस ना होकर के बैलेंस इस साइड में है। और हमें पता है इस साइड का बैलेंस हमारा ओवरड्राफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अब जब इस साइड का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लायबिलिटी साइड हो जाएगा, यानी एक दायित्व है। आंसर क्या आया निकल के, दायित्व है। दोस्तों अगर हम लोग इस तरह से ना समझते तो कैसे समझते, हमें पता है कि असेट्स कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे डेबिट बैलेंस हैं। अगर हमारे फेवर में हैं तो हमारे फेवरेबल हैं तो हमारे सारे डेबिट बैलेंस होंगे। असेट्स डेबिट, असेट साइड यानी बैंक है, कैश है, फर्नीचर है, मशीन है, ये सारे क्या हैं, ये डेबिट बैलेंस देते हैं अगर हमारे फेवर में है। तो अगर हमारा बैंक बैलेंस क्रेडिट है इट मीन्स दायित्व है, हमने ओवरड्राफ्टिंग कर रखी है, हमने ले रखा है पैसा, हमें देने पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। प्रश्न है, यदि 8,000 रुपए के पूर्णदत्त अंशों को निर्गमित करके 7,20,000 की एक मशीन क्रय की जाती है तो शेष 80,000 रुपए डेबिट होंगे। एक बात बताइए, जब हमने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर पढ़ा था तो दोस्तों उसमें हमने क्या किया था कि अगर 10 रुपए की चीज, कोई चीज कम में दी है, 9 रुपए में दी है, तो हम लोग जो 1 रुपया है, इसका डिफरेंस 1 रुपया है, इसको डिस्काउंट पड़े थे। हमने 8 लाख के शेयर ये दे दिए हैं 7,20,000 रुपए में। तो जो 80,000 है तो दोस्तों ये 80,000 है, ये क्या है, ये डिस्काउंट है। क्या होगा ये दोस्तों डिस्काउंट है, यानी अंशों के निर्गमन पर छूट खाते का, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। दोस्तों अगर कोई चीज तलपट के अंदर आ गई, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाती है, तो वो क्या होगा, वो एक जगह ही आएगा। अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर है, यानी एडजस्टमेंट में दी हुई है नीचे, तब वो दोस्तों 2 जगह आती है। अब कहां दिखाया जाएगा तलपट में, जो अंतिम रहतिया है वो दिखाया जाएगा केवल चिट्ठे में, यानी केवल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तलपट के भीतर दिखाया गया अदत्त वेतन, ये भी हम आपको बता चुके हैं। अंदर दिखाया गया है यानी एक जगह आएगा, और बाहर दिखाया जाता तो 2 जगह आता। कहाँ आएगा, ये चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आएगा। कहाँ आएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। दायित्व पक्ष में क्यों आएगा, क्योंकि हमें चुकाना पड़ता है, ये चुकाना पड़ेगा। जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, यानी अभी हमने दिया नहीं, ये हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रीपेड होता, कोई प्रीपेड होता, यानी वो हमारा क्या है, जैसे एडवांस हमने पेड कर दिया, वो प्रीपेड हो गया, तो वो हमारा आता है क्रेडिट साइड में। ठीक, संपत्ति रहता है, ये हमारा दायित्व है। दिया है गिवन स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 बार, और क्या लिखा है, कुल बिक्री टोटल हमारा सेल है ये 3 लाख है। जीपी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक मोर देन, कहे से है, ओपनिंग स्टॉक से कितना, 4,000। अब पूछा है कि प्रारंभिक रहतिया क्या होगा, यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या रहने वाला है। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला होता है
ये COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक क्या होता है? ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, यानी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज स्टॉक आ जाता है। अब COGS कैसे आएगा? COGS दोस्तों हमारा, अगर हम इस सेल में से GP को माइनस कर देते हैं, यानी प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आने वाला है? ये हमारा COGS आ जाएगा। अब COGS कितना है, क्या क्या है? ये 20% जो है, अगर हम सेल में से 20% माइनस कर देते हैं तो हमारा COGS आ जाएगा। COGS इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम लोग, 3 लाख से माइनस 20%, यानी बिक्री से, यानी सेल से हम 20% माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 लाख माइनस 60,000, यानी 2,40,000। हमारा COGS आ गया 2,40,000। 2,40,000 हमारा COGS है। ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है हमारा, वो है 6 टाइम। कितना है ये? 6 टाइम। और एवरेज स्टॉक हमारा निकल आएगा। देखिए, एवरेज स्टॉक निकल आएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एवरेज स्टॉक, आप एक्स भी मान सकते हो, अपॉन 240। ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? 240 और ये हमारा ये बटे में आ जाएगा 6, तो हमारा हो जाएगा 40,000। 40,000। ठीक है दोस्तों, ये 40,000 क्या आया? ये हमारा एवरेज स्टॉक है। एवरेज स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को जोड़कर हम बटे 2 करते हैं, तो यहां पर जो इन्होंने कहा है प्रारंभिक रहतिया और अंतिम रहतिया जो है, अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया से 4,000 ज्यादा है। तो अगर हम इस 4,000 को बटे 2 करके, जो 2,000 रुपये डिफरेंस है, 2,000 रुपये डिफरेंस है, अगर 40,000 से अगर 2,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा 38,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अगर 40,000 में ये 2,000 प्लस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा 42,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक रहतिया होगा, तो प्रारंभिक रहतिया हमारा क्या हो जाएगा? ये 38,000 आ जाएगा। आशा है दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए आसान है। इतना लंबा चौड़ा आपको करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए समय लग रहा है। दोस्तों प्रश्न है हमारा, किसी विपरीत समझौते के अभाव में साझेदार, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और पूछा है अगर समझौता नहीं है, हमने लिखित समझौता नहीं रख रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? इनमें से कौन सा सही है? ये पार्टनरशिप के पार्टनरशिप डीड से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों अपनी पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार है, अगर कहीं लिखित नहीं है, पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो दोस्तों हकदार नहीं होता, यानी उसको पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता, चाहे लाभ हो या ना हो। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार होता है, ये वाला भी गलत है। ये क्या लिखा? पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता, ये सही है। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो हम लोग पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कुछ पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं, उनको आप ध्यान दीजिए और उनको याद कर लीजिए। पार्टनरशिप से संबंधित जितने भी पार्टनरशिप डीड से संबंधित प्रश्न आएंगे वो आप सारे करने लगेंगे।
दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर साझेदारी संलेख नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, वो हमारा इक्वल डिवाइड किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बराबर बटेगा। कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ये वाला पूंजी पर ब्याज पाने का हकदार नहीं होता। तीसरा कौन सा है, उन्हें सैलरी और कमीशन भी नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नहीं है, अगर किसी ने पैसा निकाला है, ड्राइंग किया है, पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। दोस्तों ये पांचवा पॉइंट है, अगर पार्टनर ने बिजनेस में कुछ पैसा लोन के रूप में दे रखा है, कोई भी पैसा लोन के रूप में बिजनेस में दे रखा है, तो उस पार्टनर को 6% के दर से उस लोन पर ब्याज मिलेगा। ठीक है, 6 पॉइंट है। छठा पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर किसी भी नए पार्टनर का अगर एडमिशन होता है या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो किसके कंसेंट पर होगा, सारे पार्टनर्स की इच्छा होगी, अगर वो स्वीकृति देते हैं तब होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट हैं, ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो सारे प्रश्नों को हल कर सकेंगे। पार्टनरशिप डीड से जो भी प्रश्न बनते हैं वो लगभग यहीं से बनते हैं। एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक का लागत से 10% अधिक पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 लिखा गया है तो उसकी लागत क्या होगी। दोस्तों जब किसी चीज की वैल्यू 100 है और 10% अधिक मूल्यांकन है तो 100 में 10 ऐड हो जाएगा, 10% जोड़ेंगे 110। ठीक है, तो ये अधिमूल्यांकन है यानी बढ़ा हुआ है, यानी 27,500 है 110 के बराबर, यानी 27,500 के बटे हम 110 रखेंगे। हमें यहां आना है 100 पर आना है। किस पर आना है, इसको, यानी जो अधिक मूल्यांकन हो गया, हो चुका है 10% अधिक है, तो हमें आना है 100 पर, यानी उसकी लागत पर आना है। तो लागत 100 के बराबर होगी। कोई चीज 100 की है तो 110, 110 से विपरीत आना है तो 100 पर आना है। कैसे आएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये देखिए 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, एक जीरो यहाँ लगाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 25,000। ठीक है, ये है कॉस्ट पर हम आ गए हैं। आंसर कौन सा है, ये सी वाला है। मान लीजिए एम ओपनिंग स्टॉक है, हम इसमें क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। देखिए एम है, क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एम यहां पर आएगा। एन क्या है, परचेज, एन यहां पर आएगा। ठीक है, और अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, ये ओ, और माल की लागत यानी COGS है हमारा P। अब क्या करते हैं, हम इसको कौन सा सही है ऐसे लिखेंगे, m प्लस एन इक्वल्स टू P प्लस O, यानी m प्लस एन इक्वल्स टू P प्लस O। देखो अगर क्या ये है, कोई यहाँ पर P वाला प्लस वाला है ही नहीं यहाँ पर कोई आंसर। चलिए देखते हैं, m माइनस O, m माइनस ये वाला माइनस करते हैं, m माइनस O बराबर P, ये n इधर आएगा माइनस n, क्या ये है कोई, m माइनस O और P माइनस n। देखिए ये वाला आंसर हो गया। क्या करना है, केवल हमें इसके अकॉर्डिंग परचेज है इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है। हमने केवल साइड चेंज किया है, n को उधर लेके गए और P को इधर लेके आए, O को इधर लेके आए, ये किया हमने। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर। भारतीय में चिट्ठी का लेखा परीक्षण का तात्पर्य है, यानी जब ऑडिटिंग होती है तो उसमें क्या क्या चेक होता है। तो दोस्तों उसमें जो चेक होता है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और हमारा चिट्ठा। आंसर कौन सा है हमारा, ये लाभ हानि खाता और हमारा चिट्ठा, ये दो चीजें चेक होती हैं। जब हमारा परीक्षण होगा, ऑडिट होगा, तो उसमें हमारा क्या चेक होगा, ये बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है। दोस्तों ख्याति हम लोगों ने पढ़ा है एक कैसी है, अदृश्य संपत्ति है, न दिखने वाली। अब अदृश्य संपत्तियां कौन कौन सी है, एक तो हमारी गुडविल हो जाएगी, जो ख्याति है, गुडविल हो जाएगी। सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट पढ़ा होगा,
ठीक है, पेटेंट्स पढ़े होंगे, पेटेंट्स पढ़ा होगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो वो कैसे हो जाएंगे, हमारे अदृश्य संपत्तियां हैं जो दिखती नहीं है लेकिन वो असेट्स है हमारी। हमारा क्वेश्चन है अंशधारियों की निधि की राशि क्या होगी यदि समता अंश पूंजी इतनी है। इसमें अंशधारियों का हमें देखना है, ठीक है, कि निधि क्या है। शेयर होल्डर्स फंड क्या निकालना है, हमें शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। तो हमने समता अंश पूंजी कितनी है, तो इसको सारा का जोड़ेंगे हम लोग, क्या क्या जोड़ेंगे, 16 लाख जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे, 2 लाख ये ऐड कर देंगे हम लोग, 2 लाख ये ऐड कर देंगे। फिर हमारा क्या है, जनरल रिजर्व, इस पर भी शेयर होल्डर्स का अधिकार रहता है, 73,000 हम ये जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या करें, लाभ हानि खाते का क्रेडिट सेट, क्रेडिट सेट बोले तो हमारा ये प्रॉफिट है, ये भी, इस पर भी इनका अधिकार रहता है, 41,000 ये भी हम जोड़ देंगे। ये सारा जोड़ेंगे। फिर लिखा है ये प्रारंभिक व्यय जो है, प्रारंभिक व्यय है, जब बिजनेस हमारा स्टार्ट होना था, यानी शुरुआत के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, ये हम इनको घटाएंगे। पहले इनको जोड़ेंगे, इसके बाद ये 20,000 घटा देंगे। देखिए ये दायित्व है, अल्पकालिक दायित्व, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ये हमारे शेयर होल्डर फंड में न तो घटेगी न इनका इससे कोई संबंध है, ठीक है। चलिए 16 लाख और 2 लाख 18 लाख, और 18 लाख ये 73,000 है, ठीक। 18 लाख ये हो गया, ये 18 लाख हो जाएगा, ये ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 0 0 0 4 1 19,14,000। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसमें से 20,000 ये घटा देंगे, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ठीक। ये हो जाएगा कितना, 18,94,000, आंसर आएगा 18,94,000। 18,94,000 हमारा, 18,94,000 बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्येक अंश के आवेदन पर देय धनराशि अंकित मूल्य से निम्नांकित प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन अमाउंट है कितने से कम नहीं होने चाहिए, तो दोस्तों ये 5% से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी दशा में। अगला प्रश्न है नाम मात्र की पूंजी क्या है। दोस्तों आप जानते होंगे एक होती है रजिस्टर्ड पूंजी, हम लोग पढ़ते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों MOA में हमारे कुछ क्लॉज होते हैं, इसमें एक होता है कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज होता है यानी पूंजी भाग। कैपिटल में जो दिखाई जाती है वो रजिस्टर्ड कैपिटल दिखाई जाती है, इसी रजिस्टर्ड कैपिटल को क्या बोलते हैं, इसी रजिस्टर्ड कैपिटल को बोला जाता है एथोराइज्ड कैपिटल। दोस्तों ये जो एथोराइज्ड कैपिटल है ये बैलेंस शीट में जुड़ती नहीं है, ये वो कैपिटल है जिसमें कंपनी ये कहती है, दर्शाती है कि इतना भविष्य में कभी यहाँ तक इतनी कैपिटल का बिजनेस कर सकती है। जरूरी नहीं है आज की डेट से इतना बिजनेस स्टार्ट करते, जितने से वो बिजनेस स्टार्ट करती है, जितना वो शेयर को इशू करती है उसको बोलते हैं इशूड। प्रश्न ये है कि नाम मात्र की पूंजी, तो दोस्तों यही जो पूंजी होती है रजिस्टर्ड कैपिटल यानी अथॉराइज्ड कैपिटल, ये नाम मात्र की पूंजी भी कहलाती है, नाम मात्र की पूंजी। तो हमारा जो आंसर है वो तो ये हो गया, कौन सा, वह अधिकतम पूंजी जिसे निर्गमन करने का अधिकार है, ये एथोराइज्ड कैपिटल हो जाएगी। दोस्तों कुछ इशूड कैपिटल, जैसे मान लीजिए हमने 1 करोड़ से कंपनी को रजिस्टर्ड कराया और 10 लाख से ही हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमारा इशूड कैपिटल हो गया, यानी जितने हम शेयर को इशू करेंगे वो हमारा इशूड कैपिटल हो जाएगा। जनता ने जितने शेयर सब्सक्राइब कर लिए वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। दोस्तों जितना पैसा कंपनी मांग चुकी है कॉल्स के जरिए तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल।
ठीक है। जितना कंपनी ने नहीं मांगा है और वो फ्यूचर में कभी मांगेगी तो उसको अनकॉल्ड कैपिटल बोल देंगे, और वही हमारा कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व कैपिटल, माफ करना, रिजर्व कैपिटल। वो कौन सा होता है, रिजर्व कैपिटल। जो कंपनी ने नहीं मांगा है और उसको समापन के समय यानी लिक्विडेशन के समय पर मांगेगी, वो रिजर्व कैपिटल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुछ ये कैपिटल को पढ़ा। दोस्तों आशा है कि आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा, और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतर ढंग से और आसान तरीके से समझाया जाए। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।